आजभन्दा केही समय अगाडि हामीले पाकिस्तानमा बेचिएको चेलीको एउटा भिडियो तपाईहरुमा सार्वजनिक गरेका थियौं र त्यसैको फलोअप आज तपाईहरुमा लिएर आएका छौं। जो चेली बेचिएको थियो ऊ चेली आज नेपाल फर्कन सफल हुनुभएको छ र उहाँ कसरी नेपाल आइपुग्नु भयो यो सम्पूर्ण जानकारी म हाम्रो तिनजुरे अनलाइन टिभी का सम्पादक अथवा उहाँ सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नाम देवेन्द्र लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी चाहिँ हाम्रा चेलीलाई नेपालसम्म फर्काउन सफल हुनुभयो यो म उहाँसँग सोध्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो देवेन्द्र लिम्बू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ तपाईलाई। हजुर नमस्ते। 9 वर्षको उमेरमा उहाँलाई इन्डियामा बेचियो भनेर चाहिँ कुरा सुनिएको थियो, तर इन्डियादेखि अरू अरब कन्ट्रीमा पनि बेचियो। उहाँ अहिले बेचिनु भएको लगभग 30-40 वर्ष भइसक्यो हैन। उहाँ यत्रो वर्ष हराउनु भयो र यी चेली आज कम्प्लिटली नेपाल आइपुग्नु भएको छ, तपाईले लिएर आइसक्नु भएको छ। यो कसरी सफल भयो तपाईको? यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि म एउटा तिनजुरे अनलाइन टिभी पनि चलाउँछु। त्यसमाथि मैले स्क्रिनमा हैन हरेक अब दुखी पीडितको लागि सहयोग गरेकाहरू थिए, त्यसमा म माथि मेरो फोन नम्बर पनि राखेको हुन्छु हैन। त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो चेलीसँग कुरा भयो। उहाँले भने अनुसार है, उहाँले अलि नेपाली पनि बोल्नु जान्दैन हैन। उहाँले चाहिँ अब यस्तो भन्नुभयो कि म बेचिएको चेली हुँ हैन, बेचिएको चेली हुँ, म नेपाल आउन चाहन्छु र मेरो बाउ आमालाई भेट्न चाहन्छु हैन। तपाईको नम्बर देखेर मलाई आशा लाग्यो भनेर उहाँले रुँदै भनिन्। अनि भन्दाखेरि यो 2 महिना अगाडिको प्रोसेस हो हैन। त्यस्तो कारणले भन्दाखेरि ठिकै छ, अब सम्भव भए हैन नेपाल आउनु होला हैन। अब तपाईको अब जो अब उहाँको आमा बाउ बहिनीहरू हैन, जो चाहिँ अब हराउनु जस उ त हरायो, जस उसको गाउँ पनि थाहा छैन के उलाई हैन। अनि उहाँ त सानै उमेरमा बेचिनु भएको हैन, उहाँले त त्यो गाउँहरू त थाहै छैन नि त। त्यो भएको कारणले तपाईले चाहिँ नेपाल चाहिँ कसरी चाहिँ आज यो दिनमा चाहिँ म झिकाउन सक्छु भन्ने चाहिँ कसरी तपाईको यो सफलता चाहिँ कसरी मिल्यो भन्ने कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ सरले चाहिँ हैन जस उहाँले पनि भन्यो मलाई साथ दिन्छस् भने म तपाईको चेली म नेपाल फर्काउन सक्छु भने क्या। ठिकै छ म साथ दिन्छु हैन। तर कुन ठाउँ भन्ने कुन कास भन्ने चाहिँ थाहा छैन, तर पनि यो एउटा म त्यो ठाउँ खोजिदिन्छु भनेर मैले विश्वास दिलाएर मैले यो ठाउँमा ल्याएँ हैन। र उहाँ नेपाली चेलीले मैले सोधेँ हैन। तर उहाँले चाहिँ के छ भने अब अहिले 50 वर्षको हाराहारीमा उहाँ 50 वर्षको उमेर पुग्नुभयो हैन। 8 वर्षको उमेरमा बेचिएर चाहिँ उहाँले के भन्नु भने 2 जना थिएछ हैन, जो इन्डियामा बेचिएछ। उले भने अनुसार एकछिनमा उहाँले भन्नुहुन्छ हैन, उहाँ आफै भन्नुहुन्छ, तर हिन्दीमा भन्नुहुन्छ। तर पनि मैले अहिले नेपालीमा भन्दैछु हैन, तर उहाँले हिन्दीमा भन्नुहुन्छ हैन। तपाईहरुलाई अब कस्तो लाग्छ हैन। अनि त्यहाँकी 8 वर्षको उमेरमा चाहिँ इन्डियामा बेच्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा पाकिस्तानको चाहिँ यो जो शेख अथवाले चाहिँ उले लिएर गछ के, विवाह गर्छ भने लिएर गछ हैन। अहिले 50 वर्षको उमेर भएपछि कति वर्ष भयो, 40-42 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यहाँ आउन सफल भएको छ नेपालमा हैन। उहाँ यही चेली हो, नेपाली चेली। र त्यस कारण चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि 8 वर्षको उमेर त धेरै सानो। यो अब कानुनी प्रोसेस पनि हुन्छ हैन। उहाँ त एक नेपाली चेली हो, पाकिस्तानमा बास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईले नेपाल फर्काउनको लागि त एउटा डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, पासपोर्टहरु चाहिन्छ हैन। यो कुराहरु चाहिँ कसरी सम्भव भयो? त्यो कानुनी प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब सधैँको लागि बस्ने तरिकाले चाहिँ उहाँलाई हैन अलि प्रुफै बनाउनु पर्ने छ हैन। अहिलेको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भएर आएको छ भने उहाँको घर खोज्ने हैन, एउटा के भन्छ यो टुरिस्ट भिसा भन्छ नि, टुरिस्ट भिसामा चाहिँ आएर हैन त्यही मेरो नाममा अथवा मेरो नाममै अब फोन नम्बर दिएर मैले चाहिँ पर एमबीसी उहाँले नै भनेर देवेन्द्र लिम्बूको नाममा चाहिँ गयो है। अब यहाँदेखि पाकिस्तानदेखि नेपाल भनेर उहाँले कल गरेर अनि उसको घर हैन कहाँ छ उसलाई पत्ता लगाएर उहाँले एकचोटि घर हेरेर जाने रे क्या। अब घर हेरेपछि टुरिस्ट भिसामा त डुल्नु पाउँछ नि त उहाँ हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ अब के हुन्छ हैन, अब कानुनी प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ कि उहाँले के चाहनुहुन्छ हैन। उहाँको त छोराछोरी पनि छ अरे, 2 छोरा छ अरे, 2 छोरी छ अरे हैन, पर पाकिस्तानमा छ अरे हैन। त्यो कारणले त कानुनी प्रोसेसमा जाँदा पनि अलिकति अब यो त मिलाउनै पर्ने अवस्था आयो, किनभने ऊ त 8 वर्षमा बेचेको चेली हो। 8 वर्ष त सानै बालकै केही बुझ्ने हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ मेरो घर देखाउनु पर्यो। जस म त्यो घर पुगे हुन्थ्यो भन्दाखेरि उसको घर चाहिँ कहाँ छ अरे भन्दाखेरि यो काठमाडौँ, अहिले जो बसेको हामी काठमाडौँ हो हैन। अब काठमाडौँदेखि यहाँ हामी ठुलो हाइवे रहेछ, उसले भने अनुसार म सबै कुरा हिन्दीमा गरेको अघि। यो चाहिँ ठुलो यो नारायण
यो नारायणघाट नारायणघाटको बाटो छ नि, त्यहाँ हेटौडाको बाटो छ। अनि त्यो चाहिँ त्यो पुल छ अरे क्या, त्यो गाडी कुद्ने पुल छ अरे। पुलदेखि मुनि समुद्र भन्छ उहाँले चाहिँ होइन, पक्कै नदी छ हाम्रोमा होइन। त्यो पुलको मुनि चाहिँ त्यसले के भन्छ भने पिपलबोटे लोदर खोला भनेर उसले भनिएको छ। बाउको पिपले गाउँ लोदर खोला भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने मकनपुर जिल्ला पनि छुन सक्छ होइन, हेटौडाको आसपास पनि हुनसक्छ। प्लिज तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने होइन, सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् होइन। हामी आज भिडियो अपलोड गर्छौँ र भोलि हामी यहाँदेखि उहाँलाई लिएर जान्छौँ त्यो मकनपुर जिल्ला त्यो हेटौडाको आसपासमा। तपाईँले कहीँ पिप्ले गाउँ लोदर खोला भन्ने ठाउँ तपाईँलाई याद छ, थाहा छ, जानकारी दिनुहोस्। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुअनुसार चाहिँ पुल थियो अरे। पुल त पक्कै चेन्ज भएको छैन, त्यो माथि गाडी कुद्थ्यो अरे होइन। त्यो पुलदेखि तल चाहिँ तर्दाखेरि चाहिँ एउटा गाउँ थियो अरे। गाउँ पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि धान खेती हुने होइन, पानी हुने थियो अरे। त्यहाँ चाहिँ अलिकति मन्दिर पनि थियो अरे क्या, सानो मन्दिर थियो अरे, यति थाहा छ। किनभने 8 वर्षको यादहरू अहिले 42 वर्ष भयो, 50 वर्षको उमेर पुग्नुभयो। सायद उहाँलाई होइन सबैलाई 8 वर्षको यादहरू निकै गाह्रो हुन्छ। अहिले परिवर्तन भयो होला, अब 42 वर्षको उमेरमा कति अब तपाईँले उहाँलाई एउटा विश्वास दिलाउनु भयो कि तपाईँले उहाँलाई आफ्नो परिवारसँग भेटाइदिन्छु होइन, उहाँको घर खोजिदिन्छु भन्ने एउटा विश्वास दिलाएर नै उहाँ नेपाल आउनुभएको। मैले विश्वास दिलाएँ कि उहाँले चाहिँ मलाई कल गर्नुभयो होइन। मैले चाहिँ अब जस तपाईँले मलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म सक्छु, किनभने मैले अब हुनु त उहाँहरूको घर त देखेको छैन। अब आज यहाँ काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू यहाँदेखि अब नारायणघाट चाहिँ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ? आज चाहिँ अब यहीँ रेस्ट गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले थाकित भएर आउनुभएको थियो होइन। त्यो भएर बिहान चाहिँ हामी यहाँदेखि नारायणघाटदेखि चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ मकनपुर जिल्ला अनि हेटौडामा जाँदै गर्छौँ होइन। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले थोरै सोध्नुहोस् होइन, हिन्दीमा नि अरूले पनि आउँछ होइन, उहाँले नै सोध्नुहोस् अब होइन। म उहाँसँगै सोध्न चाहन्छु, तर त्योभन्दा पहिला तपाईँले जुन हाम्रो चेलीलाई लिएर आउनुभएको छ होइन, यत्रो वर्ष बेचिनु भएको चेली लिएर आउनुभएको छ, उहाँको साथ नछोड्नु होला। आज यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँ आफ्नै सँगसँगै उहाँलाई आफ्नै ठाउँमा लिएर गइदिनु होला है। तपाईँलाई म यो अनुरोध पनि गर्न चाहेँ र तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। र यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यस्तो अभोरमा परेको चेलीहरू, जुन बेचिएको चेलीहरू तपाईँहरूसम्म कन्ट्र्याक्टमा आए, प्लिज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो देवेन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोला। उहाँले कसरी हुन्छ, उहाँले यो बाटो थाहा भइसकेको छ, कसरी ल्याउने, कसरी नेपाल फर्काउने भन्ने कुरामा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ। म यसरी भन्न चाहन्छु होइन, यो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै होइन तपाईँहरूले यति सहयोग गर्नुहोस् कि यो भिडियो चाहिँ सक्दो सेयर गर्नुहोस् कि यो मकनपुर जिल्ला र हेटौडामा चाहिँ ठोकोस् यो भिडियो होइन। यो नारायणघाटको आसपासमा ठोकोस्। पिपलबोटे लोदर खोला भन्छ, त्यहाँ माथि यो मेरो विचारमा हाइवे रोड हो, यो भनेको पूर्व जाने हाइवे रोड हो होइन, पक्कै पनि उहाँले भने। दर्शकबिन अब म हाम्रो नेपाली चेली हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोड्न चाहन्छु। उहाँले नेपाली भाषा बोल्न सक्नुहुन्न, तैपनि म हिंदी कुरा गर्न चाहन्छु। आपसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। जी आपसे दीदी नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। आप पाकिस्तान से आए हो इधर? जी मैं पाकिस्तान। कितना दिन के सफ़र हुआ इधर आने में? यहाँ आने में या यहाँ ना अभी आप नेपाल आए हो? नहीं, पाकिस्तान से डायरेक्ट नेपाल आए हो या कैसे ट्रांजिट हुआ, कैसे हुआ? नहीं, पाकिस्तान से पहले मैं शारजा में गई, शारजा से फिर यानी 6-7 घंटा उधर वेट किया। हाँ वेट किया, फिर उसके बाद फिर मैं नेपाल आई ना। चलो ठीक है। आपका जो हिस्ट्री है ना उधर जाते हैं। आप जब छोटी थी, जब 8 साल की थी, तो उस टाइम पे आपको बेचा गया ऐसा बोल रहे हैं मेरे दोस्त। तो उस टाइम पे आपको कौन लेके गया उस जगह पे इंडिया में? देखिए हम लोग छोटे से गांव है जो समंदर आसपास है, छोटे से गांव में रहते थे। जैसे कि मेरे छोटे भाई, एक भाई है एक बहन है, हम 3 ही थे बस। नाम भी बता दो। नाम एक का नाम था वो भाई का नाम था बुधराज और बहन का नाम था मंगलमया। मैं खुद रमैया। उन लोगों का कास्ट क्या था? जी कास्ट क्या था? बुधराज क्या था? बुधराज कास्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद 8 साल की, सिर्फ एक दूसरे को पुकारते थे। वो मुझे पता है कि इसका फलाने का नाम ये है। मेरे बाप का नाम ठुलकांछा था। और ठुलकांछा क्या है? ठुलकांछा का भी कास्ट का मुझे नहीं पता। और मेरी माँ का नाम सुनतली।
तो उस आदमी ने आपको इंडिया लेके गया, क्या बोल के लेके गया था उस टाइम पे? कुछ नहीं बोल के गया। देखो हम वहाँ से, मैं और मेरी फूफी, आप बात सुने ना, मेरी फूफी की बेटी और मैं, हम दोनों निकले थे घर से। हमने बोला चलो मैं, हमारे माँ बाप तकलीफ में है, वो चलो हम बेटी है तो इनके लिए, भाई भी मेरा छोटा सा था तो तकलीफ में, गरीब थे, तो हम लोग, वो भी मेरी फूफी की बेटी बड़ी थी माशाल्लाह, तो हमने सोचा कि इसने मुझे कहा रमैया हम चलते हैं, सिलाई कढ़ाई हम कुछ सीखते हैं, पैसे बना के माँ को बाबा को बेचते, इनकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। किस लड़का ने लेके गया? एक मिनट मैं पूरी बताती हूँ आपको। तो मेरी फूफी की बेटी ने ये कहा, मैंने बोला चलो ठीक है हम दोनों, मेरी तो इतनी, हम दोनों बस में निकले। बस में निकले तो रात हो गए, तो हम लोग हेटुड़ा गए हम। हाँ हेटुड़ा, ये हाँ हेटुड़ा गए ना। हेटुड़ा से हम फिर वहाँ से हम लोगों ने, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं था, मेरा तो खैर बस वाले किराया नहीं ले, क्योंकि मैं तो छोटी थी, तो मेरी फूफी की बेटी है, उसने कहा मेरी फूफी की बेटी ने कहा हमारे जो दूर के मामू जाते ना रिश्तेदार में, यहाँ आसपास कहीं रहते, तो उनके घर पे रात को स्टे करते हैं, फिर सुबह निकलते हैं हम। फूफू की बेटी बोले तो आंटी की बेटी है। हाँ, आंटी की बेटी यानी मेरे अब्बू के, यानी कि बहन की बेटियां। जी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके घर ढूंढ के शाम हो गया, हमें नहीं मिला। फलाने से पूछा, फलाने का घर कहाँ है। आज से कितना साल आगे ये? हाँ वही से दौरान, यानी कि आज से 35 साल पहले की बात बता रही है। तो उसने कहा चलो ठीक है। मैंने बोला फिर हम लोग ना मिल के उसके घर पे, तो उसको हमने दास्तान बताया, हम ऐसे घर से निकले, हम कुछ काम सीखने चाहते हैं, हमारे माँ बाप को पैसे कमा के देना चाहते। उसने कहा अच्छा किया है, आप सही जगह में पहुंच गई, मैं आपको लेके जाता हूँ। उस बंदे ने कहा मैं आपको लेके जाता हूँ और आपको अच्छे काम दिलाएंगे हम चलते हैं। सुबह के टाइम में 6 बजे हम वहाँ से निकले। हम निकल गए, हम दोनों और एक आदमी। वो हमें 3 दिन लगा यहाँ से, हमें यानी जो हेटौड़ा से 3 दिन के बाद, हाँ हेटौड़ा से हमें इंडिया पहुँचने यानी बम्बई 3 दिन लगा हमें। रेल में गए, बस में गए, 2-3 गाड़ियाँ बदली किया। चलो फिर उस आदमी के साथ आंटी का लड़का, हाँ वो पता नहीं कौन था, हाँ वही उसके साथ गए। उसने बोला था पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके वैसे बोल के तो बोला आप लोग उधर हमें लेके गए, तो बैठे हुए थे सब लड़कियां। हमने बोला हम खुश हो गए, बोला हाँ सिलाई कढ़ाई वाली जगह है, अच्छी जगह में आ गए। हम बहुत थक गए थे, हम सो गए आके। सो गए तो हम तो सुबह तक ही सोते रहे। सुबह उठ के बोले हमने, वो हमारे साथ था भाई मामू, वो कहाँ गया? बोला वो चले गए तुम लोगों को बेच के। अच्छा। हम दोनों बहने रोने के लिए बैठ गए उधर। इतना रोए, कैसे बेच के जा सकता है वो? बोला नहीं, तुम लोगों को बेच के चले गए। अब हम वहाँ, लड़का नेपाल का ही था ना? नेपाल का ही है, बोल रही हूँ ना, हेटौड़ा का है वो हेटौड़ा का लड़का है। हेटौड़ा का लड़का है। तो फिर उसके बाद फिर मैं रोना धोना हो गई, ये वो। उसने इंडिया में फिर हम लोग ने बोला प्लीज़ मेहरबानी हमारे माँ बाप के पास छोड़ दो, हमें इधर नहीं रहनी, ये वो। काफ़ी मारा पीटा हमें, उधर से बहुत मारा ना। एक सेकेन्ड आपको रोक्ता हूँ। दर्शकबिन, उहाँले जुन हिन्दीमा कुरा गरिराख्नु भएको छ, हाम्रै नेपाली दाजुभाइ जो हेटौडावासी हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि, जबकि उहाँ 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर राम्रो काम दिलाइदिन्छु, सबैलाई राम्रो गर्छु, सबैलाई राम्रो पैसा कमाउने ठाउँ बनाइदिन्छु भनेर उहाँलाई लिएर गइसके पछाडि उहाँलाई र उहाँको दिदीलाई बेचिदिए र बेचिसकेपछि त्यो मान्छे त्यहाँबाट फरार भए। उहाँहरू रुई कराई गर्यो त्यहाँनिर। त्यो होटलवाला साउजीहरूले, त्यहाँको मान्छेहरूले उनीहरूलाई कति यातना दिए, कति पीडा दियो। त्यो उहाँले यस्तरी भन्नुभएको छ कि अहिले यो सुन्दा पनि आङ श्रिङ्ग गरेर त्यो वेदनाहरू पोखिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन, यो हाम्रै नेपाली दाजुभाइ, हाम्रै नेपालको दाजुभाइ, यस्तो किसिमको दाजुभाइ, यस्ता जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई
हाम्रो नेपाली समाज, हाम्रो नेपाली कानुनले किन छोड्छ, किन त्यति वास्ता गर्दैन? म फेरि यही विषयमा म उहाँसँगै जोड्न चाहन्छु। दीदी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर वो तो बड़ी थी, उसको पता नहीं किधर और दूसरी जगह में भेज दी, पता नहीं क्या। फिर मैं एक हफ्ते में आती थी, यानी कि मुझे तो मैं छोटी थी तो मुझे पालने के लिए दे दिया किसी के घर में ना, जैसा फैमिली के छोटे छोटे बच्चे हैं उधर पालने के लिए दे दिया उसको। उधर मैं एक हफ्ते में उसके पास आती थी। उसने कहा मुझे, रमैया ये जगह अच्छी नहीं है, हम यहाँ से निकल जाते, तुम आ जाओ वहाँ से, हम निकल जाते। और उसने कहा तो मैंने बोला मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आ नहीं सकूँगी क्योंकि मेरे पीछे बहुत पहरेदार है, मुझे कहीं अकेले ये लोग नहीं छोड़ते, तो मैं कोशिश करूँगी वापस आऊँ तुम्हारे पास। तो मैं ऐसे बोल के चली गई उधर। उसने ऐसा बोला था? हाँ, वो मेरी फूफी की बेटी ने बोला आओ तुम वहाँ से भाग के आओ, हम दोनों यहाँ से भाग जाते, यह जगह अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं भाग नहीं सकूँगी वापस दोबारा। फिर वापस मैं गई वापस, मुझे लेके चले गए। फिर मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं वापस फूफी की बेटी के पास आऊँ, वहाँ से फिर हम दोनों निकल जाएं इधर से, क्योंकि हमें उधर मारते इतने मारते थे, दीवारों में मारते थे, और ये खून होठ सूजे होते थे, इतने मार मार के हम लोग रोते थे, पीटते थे इतने। अल्लाह से दुआ करते थे, ऊपर वाले हमें इस अजाब से बचाओ इधर से। लेकिन बस वहाँ से फिर वो तो निकल गई, मेरी फूफी की बेटी वहाँ से निकल गई, मैं नहीं निकल सकी। वो किधर गए? वो पता नहीं कहाँ निकल गई। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अभी तक उसका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उस टाइम में ना कुछ आता पता नहीं कुछ पता नहीं, क्योंकि वो उसको काफ़ी, यानी कि लोग इसको जिसने हमें खरीदा था ना, वो काफ़ी, यानी कि इतने बड़े बड़े तलवारें छुरियाँ लेके इसको ढूंढना, अगर मिल जाए तो हम मार देंगे। अभी उसके डर से मैं भी चुप करके बैठी हूँ। मैंने बोला मैं नहीं भागती भाई, मैं पकड़ी जाऊंगी तो मुझे तो मार देंगे ये। फिर ऐसा किया हुआ है कि फिर एक बस अल्लाह ने मेरा दुआ कबूल किया है। इससे हमें जिस घर में मुझे पालने दिया था उधर एक अरबी आता था, अरबी शेख आता था दुबई का जी। अच्छा, वो आता था, वो देखता था ये छोटी सी बच्ची है, ये कहाँ से आई है, कौन है ये, पूछता था। तो बोला ऐसे ऐसे हमें पालने के लिए दिया, फिर बाद में बड़ी हो जाएगी लेके चले जाएंगे। फिर इसने, अरबी ने पता नहीं क्या इसको बोला ये इसको वापस उधर नहीं भेजो। हाँ, वो जो औरत है जितना पैसा मांगता है हम देता है, हम इस लड़की से निकाह करेगा, वो आदमी ने बोला। उसके बाद आपने शादी किया क्या उसके साथ? आप सुनो। हाँ। फिर हमने कहा कि हमसे बोला कि मैंने अभी बोला उनको दिल में लालच आ गया, बोला ये बड़ा आदमी है, ये पैसे हम जितना बोलेंगे हम देंगे, इससे निकालेंगे। बोला अब तुम इसके भेज देंगे हम बुढ़े को। बुढ़ा था 80-90 साल का उम्र का था वो शेख। हाँ जी जी। तो मैंने कहा कि ये अब 80-90 साल का बुढ़ा ये मेरे से बोलता है कि निकाह करेगा। मैंने बोला ये तो कल को मर जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएगा। मैंने बोला बाबा तुम अच्छा हम लगता है ना आपको, हमसे निकाह मत करो, हमें बेटी बना के रखो। उसने बोला नहीं, हम तुमसे निकाह करेगा, हम अपना नाम देगा तुम्हें। फिर मैंने सोचा कि चलो इस अजाब से तो ये बुढ़ा सही है, कम से कम उस जेल से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, वो जगह से छुटकारा। वो जो मारती थी दिन रात, वो घरवाली भी मारती थी। हाँ, वो घरवाली नहीं मारती, वो आती थी मुझे। वो अच्छा। हाँ, एक दफा मैंने बोला कि मम्मी नहीं बेचो, एक आदमी बहुत वो गंदा आदमी था, बोलता था कि इसको मुझे बेचो। वो औरत ने बोला, फिर हम मिन्नतें किया, माफ़ी मांगा, हम आप जो बोलता है हम करेगा, लेकिन इस आदमी के साथ मुझे नहीं बेचो। हम रोया, उसके पास गिड़गिड़ाया तो हमको इन्हें एक लात मारा इधर, हम वहाँ बेहोश हो गया, रो के हम उधर ही बेहोश हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने बोला चलो इस तकलीफ से तो ये बुढ़ा सही है मेरे लिए। फिर हमने बोला बाबा, उसको हम बाबा ही बोलता था, बाबा हम चलेगा तुम्हारे साथ, तुम जिधर बोले, तुम किधर लेके जाना चाहे। उसने बोला तुम्हारे माँ बाप को भी हम मिलाएगा। मेरा
उसने बोला, उसने आदमी ने बोला, बुड्ढे ने, तुम्हारे माँ बाप, हम खुश हो गया। हम बोला वाह, हमारे लिए तो अच्छा है, ये बुड्ढा हम चलो जिसके साथ शादी करेगा हमारे माँ को भी मिलाएगा, बाप को भी मिलाएगा, हम जाएगा उसके पास। हम खुश हो गया। हम आ गया फिर पाकिस्तान वापस। हमारा पासपोर्ट भी बनाया उसने, सब कुछ। तो किधर अरब का था ना? सऊदी अरब का था, दुबई का था। पाकिस्तान किससे आया? दुबई का था। ओ दुबई का था ना? हाँ, तो पाकिस्तान में था ना इसका घर, दुबई में तो इसका अलग फैमिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। दुबई में इसका अलग फैमिली अभी भी बैठा हुआ है, अभी भी अच्छा, मौजूद है। अच्छा। तो हम पाकिस्तान में आए। हम पाकिस्तान में आके फिर तकरीबन यानी कि काफ़ी, फिर भी हम बोला हम नहीं, हम पहले हम माँ बाप से मिलेगा फिर तुमसे निकाह करेगा। बोला तुम माँ बाप से क्या मिलेगा, तुम इतनी सी थी, तुमको उसने गोद लिया है। अरे उसने तो उसका दिमाग में उल्टा बात डाल दिया, बुड्ढे के दिमाग में उल्टा ही बात डाल दिया। अब वो उसमें चढ़ के बैठ गया, तुम्हें माँ बाप का याद ही नहीं है, तुम्हें जगह पता ही नहीं है, तुम कैसे जाएगा, अब तुम इधर ही बैठोगी। माँ बाप को मिलने की उम्मीद भी वो भी खत्म हो गया, वो तो बुड्ढे ने भी नहीं मिलाया। अब जाएगा तो किधर जाएगा, हम पाकिस्तान हम आ गया, अब पाकिस्तान में हमारा कोई नहीं है, हम अगर जाएगा तो किधर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा वापस। एक दफ़ा हम घर से निकला तो हमारे लिए इतना मुसीबत आया, अब दोबारा जाएगा पता नहीं कौन सा मुसीबत आएगा। फिर हमने बोला चलो ठीक है, बुढ़े से शादी है ना, ये नसीब में हमारा लिखा। हम फिर पहले मुस्लिम बना, हम हिंदू था, मुस्लिम बनाया, उसने हमसे निकाह किया। तो उसके बाद फिर आपने हमसे निकाह करके फिर उसके बाद इसके साथ हम 13 साल 13 साल 13 साल उसके 13 साथ साल रहे। जिंदा रहा वो। 13 साल आप उसके साथ रहा। हाँ, उसके बाद फिर आप किधर गए? फिर उसके बाद हम किधर भी नहीं गए, हम पाकिस्तान में। हम नहीं, फिर हमने फिर उसके बाद आपने दूसरी शादी की है कि नहीं की है? दूसरी शादी की है ना, उससे एक बच्चा है हमारा छोटा, सोहेल नाम का है। फिर उसके बाद हम दूसरा, इसके बाद फिर छोटा, जब वो आदमी मर गया था सोहेल मेरा बेटा इतना 6 साल का था। अब हम जाएगा कहाँ जाएगा? अभी वो बेटा किधर पाकिस्तान में रहता है? नहीं, पाकिस्तान में। फिर हम जाएगा तो फिर अब कहाँ जाएगा हम? ना हमारा कोई रिश्तेदार, ना हमारा, हम तो अकेला हो गया, छोटा सा बेटा। अभी हमने बोला चलो शादी करके एक जगह में हम बैठ जाते हैं। फिर वापस शादी किया, चलो अच्छे लोग मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, हम नहीं कहते किसी को, अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे माँ बाप तक नहीं पहुँचा सके वो। यानी कि हमें अपने माँ बाप तक, मेरा बच्चा है अभी, उससे 3 बच्चा है, यानी कि 4 टोटल मेरे बच्चा है, वो सब पाकिस्तान में ही है अच्छे सारे। अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में क्या समझ में आया, जब आपने ये इतना सारा जो कुछ भी किया, बुड्ढे से भी शादी किया, जो उससे एक नाम था उसका, उससे भी शादी किया, अभी जो शादी किया आपने, सिर्फ उसने क्या कहने पर आपको माँ बाप से मिलाएंगे, हाँ, उसी की वजह से आपने शादी किया। अभी 30-35 साल तक उसी बातों में आप अभी तक टिके हो? ठीक है, यानी कि हम काफ़ी लोगों को मैंने बोला है, अपनी कहानी सबको सुनाया है, जैसे आप लोगों को अभी सुना रही हूँ ना, इसी तरह क्या पता कोई ना कोई निकले कि आप बोले कि चलो हम मिलाते। ये अभी चलो अल्लाह का रहमत के फरिश्ते बना के, चलो देर सही यानी दुरुस्त है ना, यानी देर से आया, अच्छा आया। यानी कि उसने इसको, हमने अपनी दास्तान सुनाया तो इसने बोला आप फिक्र मत करो, इंशाल्लाह। इसकी वाइफ ने भी हमें इतना हौसला दिया कि आप टेंशन नहीं करो, हम आपके सपोर्ट कर देंगे, अल्लाह ज़िंदगी देन को आबाद रखे। क्योंकि इन्होंने हमें फिर इधर तक पहुंचाया। फिर एक, यानी हम तो ख़त्म कर दिया था, हमने बोला अब यानी कि नहीं मिल सकते हम, अभी ख़त्म, उम्र ख़त्म, उम्मीद ही ख़त्म हुआ, उम्मीद ही ख़त्म, उम्र ख़त्म, उम्मीद ख़त्म। बस अल्लाह ताला ने फिर अभी इस उम्र में आके मुझे यानी कि यहाँ पहुँचना था, वो भी इनके तरफ से कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया इन्होंने, इनकी मेहरबानी। तो आप एक बार बता दीजिए ना, जो 8 साल की उम्र में था तो कौन सा जगह बोल रहा था आपका, जो नेपाल की जगह? नेपाल की जगह ये काठमांडू है ना, काठमांडू तो ये हाँ, घर जो लोथरखोला पिपले गाँव, लोथरखोला पिपले गाँव। वो डिस्ट्रिक्ट मालूम है क्या, कौन सा जिला था? क्या चीज का गांव है? एक छोटा सा गांव है, समंदर है आसपास और खेती बाड़ी ये है, यानी कि गरीब थे सारे। स्टेट पता है कि कौन सा स्टेट है?
नहीं, वो चीज जैसे नेपाल में बहुत जिला है, जैसे बहुत जिला है, वैसे जिला जैसे हाँ ललितपुर है, भक्तपुर है ना, ऐसे ऐसे जिला है। ये जिला तो नहीं पता चला ना मुझे, सिर्फ नक्शा, यानी कि मुझे उस जगह पे लेके जाओगे तो मुझे पता चलेगा। क्योंकि देखो 8 साल की बच्ची को अगर इतने कुछ याद है वो भी बड़ी बात है। हाँ जी, चलो ठीक है, आप नेपाल आ ही गए हो तो आप लोगों से यही मिन्नतें हैं कि आप लोग सब, आप लोग हाँ ब्रदर का नाम पता है और सिस्टर का नाम पता है, ठीक है भाई साहब, मैं आपसे भी जोड़ता हूँ। हाँ, आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि मैं इधर आई हूँ, चलो किसी अल्लाह के आश्रय में आप लोग कि कोई ना कोई तो होगा कि मेरी मदद करे, यानी मुझे माँ बाप तक पहुँचाए। इसलिए बस सबको ये मिन्नतें करती हूँ, अपने माँ बाप, उनकी माँओं से वो मिन्नतें करती हूँ, उनके वालदा से, कि अपने घर में अपनी बेटियों को कि किसी के हवाले या किसी पे भरोसा करके उनके हवाले ना किया जाए। क्योंकि जो दौर जो हमारे दौर था वो फिर भी कुछ बेहतर दौर था, उन दौरान भी मेरे साथ या इस तरह का हुआ, लेकिन आज का दौर है तो और उससे भी डबल, यानी कि आज का दौर ख़राब है। तो हर किसी को बोलती हूँ अपनी बेटी की रक्षा करे, यानी कि किसी पे भरोसा ना करे, आजकल दौर बहुत ख़राब है। दर्शकबिन, उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि जसरी 8 सालमा म बेचिएँ, सम्पूर्ण यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूमा उहाँले यो के सन्देश दिनुभयो भने हिन्दीबाट तपाईको छोरी चेलीको राम्रोसँग सुरक्षा गर्नुहोस्, कसैलाई पनि त्यति छिटै विश्वास नगर्नुहोस्। यदि विश्वास गरेको खण्डमा म जस्तै बेचिन पुग्छन्, छोरी चेलीहरू दुःख पाउँछन् भनेर उहाँले अहिले भनिराख्नु भएको छ। म यसै विषयमा म यहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ पाकिस्तानबाट, म उहाँसँग पनि जोड्न चाहेँ। त्योभन्दा पहिला म उहाँलाई नै केही कुरा सोध्न चाहन्छु। जैसे दीदी आपको नेपाल आए है ना, तो आप नेपाल आने से पहले कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके साथ, कैसे मिला आपको ये रास्ता में नेपाल जा सकता हूँ, आपने उसको सुनाया, उसके बाद सुनाया तो इन्होंने बोला कि भाई मेरा है उधर नेपाल में। आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर कैसे मिला? इन्होंने फिर मुझे 1-2 से यानी कि बात भी फोन पे करवाया, आप बात करो, क्या पता यहाँ से कहीं मालूमात हो जाए आपको आपके जगह का। फिर उनको अपने नाम बताया, फिर मैंने इंटरव्यू भी एक भेजा था किसी को। लेकिन हर कोई आजकल अपनी लाइफ जी रहे हैं, डरते भी है किसी चीज में हाथ डालने से, दौर खराब है ना, तो अचानक किसी की मदद करने से भी डरते हैं आजकल। तो खैर इनको बोला और इन्होंने भी बोला चलो खैर है, मसला नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह का नाम लेके हम आपके साथ है। इनकी वाइफ ने भी यही कहा कि आप जाओ कामरान जी, आप लेके जाओ इनको, अपने माँ बाप से, अपने खानदान से इनको मिला के लेकर आओ, अगर आप कर सकते हो तो। इन्होंने भी कहा इंशाल्लाह मैं करूँगा, इंशाल्लाह जाता हूँ इनके साथ, बाकी अल्लाह मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अभी नेपाल आ चुके हो आप, इतना परेशान मत हुई, क्योंकि हम लोग हैं इधर, आपका घर किधर है सब कुछ ढूंढने में हम आपको हेल्प करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत हुए। मैं ऐसी यही प्रसङ्गमा म हाम्रो पाकिस्तानबाट आउनुभएको पाहुना हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोड्न चाहन्छु। जी सर, आपको नमस्कार करना चाहता हूँ सबसे। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? तमाम नेपाल को मेरी तरफ से सलाम। आप नेपाल आए, अभी आए हो ना? जी जी। तो आपने हमारा जो चेली हैं, हमारा दीदी हैं, हमारा माँ है, तो आपने नेपाल लेके आया है। आपको नेपाल लेके आने से पहले कैसे पॉसिबल हुआ कि मैं नेपाल लेके जा सकता हूँ? ये कैसे संभव हुआ? ये जो जैसे कि हमारा चेली उधर है, जो बहुत सारा मसला होता है, ये कानूनी प्रोसेस जो बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट सारा, पासपोर्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम होता है। तो आपने कैसे हैंडल किया? ये तो बहुत बड़ा काम होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने ऐसा किया कि ये तकरीबन गालिबन 3 से 4 मंथ पहले ये मेरे पास आती थी। वैसे तो इनको मैं जानता था, हमारा एक ही मोहल्ला है कराची में, पाकिस्तान कराची में हम लोग रहते हैं, एक ही मोहल्ला है। तो वैसे इनको मैं जानता था, मेरी इनसे बातचीत नहीं थी। मैं नहीं जानता था ये नेपाल से बिलोंग करती हैं। तो ये बीच में मेरे वहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी का काम है, मेरे पास आई हैं। तो हम लोग जब मेरे पास आई हैं, इनको मैंने एक रेंट पे मकान दिया ना, तो रेंट पे मकान दिया। फिर धीरे धीरे ये 1-2 बार आना जाना इनका स्टेट पे रहा, मतलब किराए के हवाले से। तो बातचीत करते करते इन्होंने कहा कि मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। तो फिर मैंने सुना इनको, तो फिर इन्होंने मुझे सारी बात बताई कि मैं इस तरह से, मैंने कहा नेपाल से कैसे पाकिस्तान आई, कैसे शादी हुई।
तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं गालबाना तकरीबन कोई 8 साल की थी, मैं नेपाल से किडनैप होके इंडिया आई, इंडिया से इस तरह से इन्होंने पूरी मुझे जो इन्होंने बात अभी की है वो सारी डिटेल मुझे दी ना। तो मैं कुछ टाइम के लिए नर्वस हो गया। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार आपने पाकिस्तान में आके क्या आपने वापस अप्लाई नहीं किया नेपाल जाने के लिए? इन्होंने कहा यार नेपाल जाने के लिए तो मैं रोज़ सोचती हूँ, रोज़ सोच के सोती हूँ, रोज़ सपना देखती हूँ। हाँ, कि मतलब मैं रात को सपना देखती हूँ कि मैं सुबह नेपाल जाऊँगी। तो मेरी ज़िंदगी का 35 साल गुजर गए, मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझे वहाँ तक है। लेकिन मेरे 2 शौहर हैं, तो पहले शौहर थे, उन्होंने मुझे सपने दिखाए कि मैं आपको लेके जाता हूँ, लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं लेके गए, वो डेड हो गए। फिर नेक्स्ट हाँ ये सारी डेट। तो मैंने कहा यार आप बेफिक्र रहें, आप पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने चलो एक हदूद तक था। वो भी शोर इनके बहुत अच्छे हैं, जो दूसरे नेक्स्ट शोर भी हैं बहुत, उन्होंने कॉपरेट अभी किया है, हम यहाँ तक आने में उन्होंने कॉपरेट किया, बच्चों ने कॉपरेट किया। तो फिर मैंने इनको कहा कि यार आप अपने घर वालों से, फैमिली से इजाज़त लें, और आप ख़ुद अगर तैयार होती हैं तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, तो मैं भी नेपाल तक आपको पहुँचा दूँ। तो बीच में मैंने फिर सऊदीया में मेरे कज़न है, मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने फिर मैंने कहा यार नेपाल से मुझे कोई बंदा दो। तो खैर 2-3-4 बंदे दिए, लेकिन वो कोई लोग मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, कुछ मतलब ज़्यादातर वो डर रहे थे कि यार क्या वजह है, इस तरह सी बात हो रही, तो कोई बंदा मेरा साथ नहीं दे रहा था। ये गालबना 1 मंथ तक मैं इस चक्कर में लगा रहा, मुख्तलिफ दुबई में मुख्तलिफ जगहों पे कांटेक्ट किया नेपाल से कि कोई बंदा ऐसा मुझे हिंदी जिसको आती हो मुझसे बात करे, मैं उसको डिटेल दूँ ताकि मेरे साथ वो थोड़ी सी कोऑपरेट करे नेपाल में। तो खैर एक बीच में मेरे कज़न की कंपनीज में एक लड़का काम करता है नेपाल से, नाम खैर अभी मैं नहीं उनका जानता। कौन सा देश में? सऊदीया में। जी जी। तो उन भाई ने मुझे फिर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नेपाल में कराया। तो एक नेपाल में इधर टीवी चैनल वाला ही बंदा था, उससे मेरी कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो उसको हिंदी नहीं आ रही थी, उसने माजरत कर ली। फिर मैंने कहा यार इनको हिंदी नहीं आती तो मैं कैसे बात करूँ। फिर नेक्स्ट मैंने उनको बोला यार कोई और बंदा दो। तो फिर नेक्स्ट उन्होंने मुझे दिव्येंद्र भाई की सूरत में ये मिले, जो कि ये मिले। तो मेरा उस टाइम ये माइंड में था कि मैं इनको दिव्येंद्र भाई को इनकी पूरी जो ना वीडियो बना के पाकिस्तान से सेंड करता हूँ, ये उसके मुताबिक इनके गांव में जाके रिसर्च करें कि इनकी फैमिली का कोई मेम्बर है, ये वालिदैन का नाम है, ये पेरेंट्स जो भी हैं, अगर उनमें से कोई है तो फिर मैं इनको पाकिस्तान से अकेले भेज देता हूँ इनको नेपाल में, तो ये उनसे कोऑपरेट कर लेंगे। लेकिन दिव्येंद्र भाई ने मेरे साथ शुरू में काफ़ी कोऑपरेट किया, इन्होंने मेरे से बातचीत करते रहे, इन्होंने कहा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ। फिर ये इनको ज़ाहिर सी बात है नेपाल भी काफ़ी बड़ा एरिया है, गांव देहात हर बंदा जानता नहीं है, तो इन्होंने काफ़ी मतलब रिसर्च किया। फिर रिसर्च करने के बाद बीच में एक दिव्येंद्र भाई से मेरी बात हुई, तो इन्होंने मुझे ये कहा कि यार आप उनको नेपाल ला सकते हो साथ। तो जब इन्होंने मुझे ये कहा तो मैंने कहा यार सर मैं इसके लिए कोशिश करता हूँ, उनसे मशवरा भी करता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं नेपाल तक कोशिश करता हूँ कि लेके नेपाल पहुँचूँ। इन्होंने कहा आप नेपाल लेके आएँ, उनको एग्जैक्टली कुछ चीज़ें बचपन की याद होंगी तो हम उनकी पूरी पूरी सपोर्ट करेंगे और उन तक बचाएंगे। जब दिव्येंद्र भाई ने ये बात मुझे कही तो मुझे काफ़ी हौसला अफजाई हुई कि चलो यार ये एक सोशल मीडिया के वर्कर भी हैं, और माशाल्लाह इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं, कंटिन्यूस इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ रखा दिव्येंद्र भाई ने। जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रखा, इन्होंने इखलाकी तौर पे मतलब मेरे साथ सपोर्ट की, तो हिम्मत दी, तो मैं थोड़ा बड़ा आ गया। फिर मैंने इनको बुला के मीटिंग की, बुलाया ना, तो फिर बोल रहे ऐसे ऐसे मसला है, तो आप क्या चाहती हो, आप जाना चाहती हो। फिर एकदम से मैं पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था अपने ऊपर, वाकई में जा भी सकती हूँ, लेकिन यकीन है ना ख़त्म हो गई थी अंदर कि मैं कभी मिल सकूं अपने ना अपनों से, तो यकीन नहीं आया। फिर मैं सोचने बैठ गई मैं कि हाँ वापस। फिर उन्होंने बोला चले आप पासपोर्ट लेकर आइए, आपका वीज़ा करते हैं, आपका कोशिश हम करते हैं, चलते हैं। क्या पता इन्होंने ये कहा। मैंने बोला ठीक है। मैं यानी कि फिर भी मुझे यकीन नहीं है। जब मुझे अभी जैसे कि वहाँ से रवाना हुए, वहाँ एयरपोर्ट में गए, एयरपोर्ट में तो जो मगजमारी हुए थे हम लोगों के साथ, लेकिन बस अल्लाह ने पाक ने फिर भी रास्ता आसान कर दिया। बस यही बस आना था कुछ भी करके यहाँ, बस यही अल्लाह ने जब समझ लो दुआ अब जाके कबूल किया, शुक्र है अल्लाह का। तो फिर मैं जैसे बैठी ना जहाज़ में, यकीन करोगे ना, मैं जैसा खुशी मुझे, और एयरपोर्ट में उतरी तो जैसा कि मुझे दुनिया जैसा कि पता नहीं कहाँ मैं आ गई ना, जैसा
अजीब, जैसे बचपन में यहाँ खेली कूदी बड़ी हुई और यूँ घूमती रहती थी अकेली ना, वो सारी बातें याद आ रही है। ये वो काफ़ी जानी कि मैं रोना भी आ रहा था कि सारे देख के कि देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, कहाँ से कहाँ क्या वक्त गुजर गया, कुछ इंसान में पता ही नहीं चलता है कैसे 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 तकलीफ़ों से गुजरी, कहाँ से कहाँ पहुँची, अब जाके कहीं। इनको दुआएं दे रही थी, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनके बच्चों को, घर वालों को, सबको आबाद रखे ना। बस रो के अल्लाह से दुआएं। अभी आगे भी मैंने बोला सफ़र अच्छी गुजरे इंशाल्लाह, मेरे अपनों तक मैं पहुँच सकूँ। यहाँ तक तो चलो अल्लाह ने रास्ता दिखाया, तो अब आगे तक भी इंशाल्लाह आप लोगों को सबके हौसला जाए, आप लोग साथ दोगे तो इंशाल्लाह मैं अपने अपनों से मिलूंगी, इंशाल्लाह मिल के ही जाऊंगी। ठीक है, ऐसी बात में मैं सर से जोड़ता हूँ। जैसे आपने ये सब कंप्लीट हुआ ना, तो आपने किस टाइम पे जाके आपने इनको बताया कि हम आपको नेपाल लेके जा रहे हैं? किस टाइम पे आपने ऐसा ये कैसे बोल सका उस टाइम पे? सर ये तकरीबन 20 दिन पहले की बात है गालबाना। तो मैंने रात को इनको कॉल की, मैंने कहा आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा यार कॉल पे बात नहीं हो सकती। तो मैं बोला घर पे हूँ। तो मैंने कहा यार मैं आपके पास घर पे आना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। मैंने इनसे इजाज़त मांगी, ये कहने लगे आप आ जाएँ घर पे। तो घर पे गया था, मैंने जाके इनसे बैठ के बात की। तो इनसे मैंने ये कहा कि आप अगर चाहें तो इस तरह से आपके पेरेंट्स को ढूंढना मुझे नेपाल में, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत दोस्तों से मिले। फिर दिवेंद्र भाई भी बहुत अपनी जगह पे ये तगोदो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उसने भी बहुत कहा कि पाकिस्तान से हमारा एक चेलिया आ रहा है, उसको जो पता है उसका घर किधर है, ढूंढना है। करता हूँ, इनको सलूट करता हूँ कि इन्होंने जो मेरे साथ तावन किया, इखलाकी तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो मुझे हिम्मत दी, तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। वरना मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुश्किल होता है। ये लेडीज़ का भी मसला था, मेरा उनका फैमिली मसला भी है। तो फिर ट्रैवल करने में आपको पता है कि फैमिली में एक लेडीज़ का डिफरेंट पासपोर्ट है, और ट्रैवल करने में भी बहुत मुश्किल होती है। इमिग्रेशन खास करके यहाँ की इमिग्रेशन का इतना मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे वहाँ पे इमिग्रेशन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यानी कि देखा जाता है। वहाँ पे पूरी चीज़ें डिटेल ली जाती है पाकिस्तान के अंदर। मुझे तो इन्होंने पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट में जिस तरह का इन्होंने बात की ना, मैं तो उम्मीद यहाँ ख़त्म कर दी थी। मैंने बोला लगता है झटका, हाँ आखिरी झटका उधर लगा। मैंने बोला अब आप लोग मुझे अपने, चलो आप लोग कहते हो ना मुझे, चलो मैंने सच बोल रही हूँ आप लोगों से, मुझे नहीं जाने दे रहे ना आप लोग, ये पकड़ो पासपोर्ट, ये मैं नहीं जाती हूँ। अब मेरी कहानी सुनो आप लोग बैठ के, मैं किस लिए जा रही हूँ ना। आप लोग कहते हैं फलाना पूछ रहे हो, ढीम के पूछ रहे हो, ये करने वो करने, आप लोग ने मुझे समझा क्या है, मैं किस लिए जा रही हूँ ना आप लोगों को मैं बता मैंने सारी डिटेल बता दिया, इमिग्रेशन बता दिया, इमिग्रेशन में हाँ सब कुछ बता दिया हकीकत। मैं इसलिए जा रही हूँ, मैं 40 साल के बाद जा रही हूँ अपने माँ बाप को खोदने, उनसे मिलने, उनको ढूंढने जा रही हूँ। आप जो करना है कर लो, अगर नहीं जाने दे रहे हो तो बैठी हूँ मैं वहाँ बैठ के रोने बैठ गई। मैंने बोला नहीं जाने दे रहे हो ना, उसके बाद जाने हाँ तो उसको पासपोर्ट किससे मिला फिर? वो तो नेपाल का लड़की है ना। नहीं पासपोर्ट असल में पाकिस्तान का ये कि ये जब शुरू से चली गई थी, अरबी से जब शादी हुई थी तो पाकिस्तान में इनके कुछ पेपर्स तैयार हुए थे, उस टाइम पेपर्स तैयार हुए। फिर इनका मदर वहाँ पे, जाहिर सी बात है जब इनको कोई पता नहीं तो मदर तो फिर बनानी पड़ती है। इन्होंने वहाँ पे ही मतलब पड़ोसी ने एक मदर बनी है, फादर बना है। इन्होंने एक पासपोर्ट पहले बना है, काफ़ी तकरीबन गालबना 20 साल पहले, हाँ पासपोर्ट इनका बना हुआ था। ये नेक्स्ट वो पासपोर्ट की डेट एक्सपायर हो गया था वो, उसके बाद ये उसी दौरान इन्होंने दूसरा रिन्यू किया हुआ था पासपोर्ट, ये जमा कराया हुआ था इन्होंने। तो जब मैंने इनके घर पे गया, मैंने इनको बोला कि यार मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, क्या आपके पास पासपोर्ट है? इन्होंने कहा यार मैंने पासपोर्ट जमा कराया हुआ है, रसीद है मेरे पास, तैयार है। उस टाइम मैं सोचा कि मेरा पासपोर्ट तो नहीं खत्म हो गया, तो मैंने इनको बोला आप रुक जाए, आप अपने पासपोर्ट को ट्राई करें, मैं जाके अपने घर से कंफर्म करता हूँ कि मेरा पासपोर्ट का डेट है, तो मैं आपको इस 15-20 दिन में मैं कोशिश करके पासपोर्ट क्लियर किया। फिर मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार पासपोर्ट हमारे तैयार है ना, टाइम भी है। फिर मैंने उसी के दूसरे दिन मैंने मैसेज छोड़ा, वीरेंद्र भाई ये ऑनलाइन नहीं थे तो मैंने इनको एक मैसेज छोड़ा, वॉइस मैसेज छोड़ा। इन्होंने शाम को मुझे रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई मैं इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ वीज़े का, और मैं आपको बताता जाऊँगा, अपडेट देता जाऊँगा जैसे जैसे मेरा काम होता रहेगा। तो फिर जैसे मैंने पासपोर्ट जमा कराया, मतलब 3 दिन के बाद मेरा पासपोर्ट वीज़ा लग गया इनका, और उसके बाद फिर मैंने फौरी टिकट का अप्लाई कर दिया, टिकट रिटर्न मिल गया मुझे। और टिकट मिलने के बाद मैं यानी कि वहाँ पे विजिट वीज़े में ऑलमोस्ट यानी कि 7 डे की मतलब वहाँ पे होटल बुक कराना
पड़ता है, तो वो मैं भूल गया। अब हम वीज़ा फाइनल हर एक चीज़ ओके हो गया, तो 12 तारीख को हमने फ़्लाइट करना था 5:15 पे कराची से शारजा से काठमांडू। तो दविंदर भाई से भी मेरा कॉन्टैक्ट किया कि भाई मैं अब आ रहा हूँ। ये बहुत खुश हो गए, मतलब वेलकम आप आए, मैं काठमांडू पहले से ही इन्होंने 2 दिन पहले कॉन्टैक्ट हुआ, इन्होंने कहा कि वेलकम मैं काठमांडू में मौजूद हूँ, आप आ जाए, मैं एयरपोर्ट पे रिसीव करूँगा आपको। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने इनको बताया, मैंने इनको बोला आप बेफिक्र रहें, अभी अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छा काम हो गया, तो अब हम चलते हैं। फिर हमारी जब वहाँ से हम निकले पाकिस्तान से, तो एयरपोर्ट पे हमें थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि वो बड़ा मसला था। फिर मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने भाग दौड़ में खैर अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पे एक लेडीज़ थी, उन्होंने इमिग्रेशन पे इन्होंने हकीकत सारी बता दी कि भाई हम कोई 2 नंबर काम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिहाजा मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ इस तरीके से। तो उन्होंने तावन किया वहाँ पर, उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की, तो हम लोग फिर फौरी पहुँच गए। तो अभी माशाल्लाह सुबह आप लोग आए, एयरपोर्ट पे रिसीव किया आप लोगों ने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा चेली को, हमारा जो दीदी हैं उसको नेपाल लेके आया, जो हम अब दोनों मिल के एक दोनों कॉन्ट्रैक्ट होके कैसे कैसे करके लेके आया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत जो मेरा अपने तरह से भी मैं बहुत अपना दिल से ये दुआ करना चाहता हूँ कि आप दोनों ने इतना अच्छा काम किया। आप दोनों के साथ मैं इधर बैठ के बात करने लगा, आप दोनों के साथ मैंने इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ये ऐसा है कि भाई साहब, जैसे एक नेपाल का एक बेटी है जो बहुत साल से खोई हुई है, एक उम्मीद लेके बैठी है कि मैं कब घर जाऊं, कब मेरा माँ बाप को मिलूं, कब मेरा उस जगह पे जाऊं, मेरा घर पे जाऊं। एक उम्मीद ही खोया हुआ था उसके साथ, जो उसका उम्मीद आप दोनों की वजह से आज पूरी होने जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन के बाद है, अभी तो नेपाल आ चुके हैं इधर से, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। जितना मुश्किल काम आप दोनों ने किया है उतना मुश्किल काम अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप दोनों ने ना जो काम किया ना, फिर से मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस यही बोलती हूँ कि मुझे कोई ये आ तो गई हूँ मैं, चलो खैर, लेकिन ये होटलों में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता जी नहीं एक सेकंड में आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक दिन के लिए आप रेस्ट कीजिए इधर, और कल सुबह ये बोल रहा है कि मुझे कल सुबह हम इधर आएंगे और हम साथ में आपको लेके जाएंगे उस जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपको पहचान होगा नहीं होगा, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो पब्लिश कर देंगे, कोई ना कोई तो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। अगर नहीं आया फिर भी हम आपको उस जगह तक लेके जाएंगे, आप कुछ टेंशन मत कीजिए। उसने ये हमको साफ साफ बता दिया है। दर्शकबिन उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि म यो ठाउँमा त आइसकेँ, म होटलमा बसिरहेको छु, यहाँदेखि उता म कसरी जान्छु होला भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। यो विषयमा हाम्रो देवेन्द्र लिम्बू हुनुहुन्छ जो तिनजिरे अनलाइन टिभीका सञ्चालक, होइन, म उहाँलाई पनि यो कुरामा केही जोड्न चाहन्छु। जस्तो देवेन्द्रजी, भोलि तपाईँ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, होइन, यहीँ उहाँले लिन आउँदै हुनुहुन्छ। अब भोलि तपाईँले कोही न कोही कन्ट्र्याक्टमा आयो भने त तपाईँको लागि अलिकति सहयोग हुन्थ्यो, होइन। दर्शक पनि यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर केही हदसम्म सहयोग गरिदिनु होला। भोलि तपाईँ यहाँदेखि लिएर जाँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा कसलाई कन्ट्याक्ट गरेर, कसलाई को छ तपाईँसँग सम्पर्कमा, त्यो ठाउँको व्यक्ति कोही छ तपाईँसँग सम्पर्कमा? अहिले चाहिँ मसँग सम्पर्क छैन। जो यहाँ नेपाली चेली अब यहाँ आइपुगेछ काठमाडौँ, होइन, उहाँले चाहिँ हेल्प गरेर चाहिँ आउनुभयो, होइन। र यहाँदेखि पर मैले हेल्प गर्छु भनेको थिएँ, मैले उहाँसित बाचा गरेको थिएँ, होइन। म कोसिस गर्छु। उहाँलाई चाहिँ अब कास्ट पनि थाहा रहेनछ, होइन, जिल्ला पनि थाहा रहेनछ। जस्तै उसले भनेको मतलब अब अलिकति याद रहेछ, होइन। जस्तै यो मकवानपुर जिल्ला, यो होइन काठमाडौँ भयो। यहाँ काठमाडौँ जाँदाखेरि चाहिँ अब नारायण घाटको चाहिँ नाम लिँदैछ, होइन, मकवानपुर र हेटौडाको नाम लिँदैछ, होइन। त्योभन्दा पहिला याद चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गाडी कुद्ने पुल थियो अरे। त्यो पुल त अब 40 वर्ष त भयो, त्यो भत्किँदैन, त्यो भनेको हाइवे रोड रहेछ, थाहा भइसक्यो, होइन। उसले मेरो घरदेखि अलिकति बजारमा आएको छु भनेको हेटौडा भने। तपाईँले एउटा कुरा सोध्नु बिर्सेँ, तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो वास्तवमा? मेरो घर चाहिँ तेह्रथुम जिल्ला, होइन। तपाईँ त पूर्वको मान्छे हो नि त, तपाईँले चाहिँ पूर्वको मान्छे। यता यो नारायण घाट त निकै तपाईँको घरदेखि आउनु त निकै समय लाग्छ नि, है? कति समय लाग्छ लगभग? मेरो चाहिँ एक दिन
चाहिँ गाडीमा चाहिँ आयो भने लगभग 2 दिन लाग्छ काठमाडौँ आउनु। मेरा घर से 2 दिन लगता है इधर आने में, बहुत दूर है, दूर है। आपने बताया था मुझे कि आपने बहुत दूर तर पनि अब मैले यस्तो भने कि अब जस्तो नेपाली चेली अब यस्तो रुँदै त्यस्तो बोलेको थियो होइन, र उहाँले पनि अब हेल्प मागिरहेको थियो होइन, र कसरी नगरौँ, त्यत्रो वर्ष बेचेको चेलीलाई चाहिँ हेल्प कसरी नगरिराखौँ भनेर मेरो अब आँटले होइन, म अब कतै गर्न सक्छु कि भन्ने सोचले होइन, अब भेट्छु भनेर अरू मैले भन्दा पनि अब यहाँ भिडियो हेर्दै गर्नुलाई सक्दो सेयर गर्नु होला। यो हेटौडा र मकनपुर यो नारायणघाटकोमा चाहिँ आसपास धेरैले सेयर गर्नु होला, त्यहाँ आउँदिको मान्छेलाई सेयर गर्नु होला होइन। उहाँलाई तपाईँ पुरारै छाड्नुहुन्छ। सर्टकटमा म के भन्छु भने उहाँले याद आएको चाहिँ के रहेछ भने पूर्व जाने बाटो छ नि यहाँदेखि, त्यो पुल छ अरे क्या त्यहाँ, त्यो चाहिँ लोदर खोला भन्छ अरे, त्यो पुल चाहिँ लोदर खोला भन्छ अरे क्या, त्यो माथि कि गाडी कुद्छ अरे, पुल के पास जो चढ़ने के बाद एक पीपल का दरख्त है, त्यहाँ कि माथि चाहिँ दरख्त के मन्दिर भी त्यहाँ पिपलको बोट पनि छ अरे होइन। अनि त्यो पक्कै पनि त्यो वर्षमा चाहिँ पक्कै पनि त्यो गाडी कुद्ने पुल त पक्कै भत्केको छैन होला, त्यो पुल मुनि चाहिँ नदी छ अरे क्या, पानी बोक्ने नदी छ अरे होइन, त्यसको यतापट्टि चाहिँ गाउँ छ अरे क्या, उसको गाउँ छ अरे। त्यहीँ भने मतलब यो चाहिँ अब हेटौडा र मकनपुरको आसपासतिरै होला भन्ने होइन अन्दाज छ, र सक्दो सेयर गर्नु होला। र हामी भोलि जाँदैछौँ र आज हामी यति नै भिडियो बनाउँछौँ। हस् त, नमस्ते। आप दोनों ने इनने जो कहा आप दोनों को उसको समझ में आया क्या? नहीं, कुछ चंद लफ्ज कुछ ऐसे होते हैं। नहीं, मैं ट्रांसलेट करता, ट्रांसलेट जी जी दीदी, मैं आप मुझे अपने घर में नहीं बिठा सकते क्योंकि 2 घंटे के बाद दीदी मैं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उन्होंने जो बताया है, आप लोग जो उस टाइम पे कॉल में जो हेल्प मांग रहा था, तो ये बोल रहा है कि ये मेरा नेपाल का दीदी है, इन्होंने मुझे हेल्प मांगा है, तो मैं कैसे हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर मुझे हेल्प करना है, मैं उसको ज़रूर हेल्प करूँगा। ऐसे नहीं बिठा सकते क्योंकि रास्ता दूर है। हाँ, और ये मैं समझ रही थी इनकी बात। जी मैं बिल्कुल। और उसने क्या वादा किया है कि आपको आपके घर तक, आपके फैमिली तक मिला के ही रहूँगा, अगर नहीं मिलाया तो फिर आपको इधर से वापस नहीं भेजेगा, आपको सिर्फ आपको घर मिला के, आपको परिवार को, आपको फैमिली को मिला के तब आपको वापस पाकिस्तान भेज देगा, और उस आपका फैमिली तक आप ज़रूर पहुंच जाएगा। वो ये बोल रहा है कि ये वो वादा कर रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत थैंक यू वेरी मच। आपके इतना दिया, हिम्मत यानी बढ़ाया, मुझे एक हौसला दिया बस। तरफ से जो आपका यूट्यूब चैनल है, मैं आपके जो हिंदी में ही बोलूँगा कि ज़ाहिर से पता आपका नेपाल में ज़्यादातर नेपाली भाषा ही चलता होगा, लेकिन जो हिंदी समझते हैं मैं उनको यही बोलूँगा, ये जितने भी ये साथी हैं, दिबंदर भाई, आपका नाम, मेरा नाम खेमराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और दिबंदर भाई ने हमारा साथ दिया, बाकी जो दोस्त बाकी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे नेपाल के जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उन सबसे यही गुजारिश करूँगा, अपील भी करूँगा कि ये वीडियो जहाँ तक सुनाई जाए, और उसको आगे से आगे जो शेयर किया जाए, और जितना भी जल्दी हो सके, क्योंकि हम पाकिस्तान से आए हुए, हमारे पास टाइम टोटल 17 डे बाकी हैं। ठीक है, 17 दिन है, क्योंकि हमने 30 तारीख को वापस पाकिस्तान जाना है। 30 तारीख के अंदर यानी कि 17 दिन के अंदर तक उसका फैमिली तक पहुंचाना है। इनको ओके करके मैं खुश हो जाऊंगा, और दिबिंदर भाई को मैं, हम भी खुश हो जाएंगे, सारा नेपाल खुश हो जाएगा भाई साहब। बहुत बढ़िया काम है यार। मैं सारा नेपालियों के तरह से मैं सारा नेपालियों की तरह से और मेरा अपनी तरह से भी फिर से बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू सो मच।